नमस्कार। आज हम डॉक्टर रिचर्ड हेल की किताब सैमुअल हैनेमन जीवन और कार्य के दूसरे खंड पर बात करेंगे। ये एक तरह से पूरक खंड है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके जरिए हम होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की दुनिया को उनके अपने दस्तावेजों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कोई सीधी साधी जीवनी नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं। सोचिए, ये इतिहास का जैसे कच्चा माल है। हैनेमन के खुद के पत्र, सरकारी रिकॉर्ड्स, चर्च के दस्तावेज, यहाँ तक कि उनके कुछ अपने लेख भी। सही बात है। हमारा मकसद है हैनेमन की उस जानी पहचानी छवि के पीछे झांकना और देखना कि ये दस्तावेज उनके विचारों, उनके संघर्षों और उस जमाने के माहौल के बारे में क्या नई परतें खोलते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से सीधे स्रोत से जानकारी है। इस खजाने में काफी दिलचस्प टुकड़े मिलते हैं ना, जैसे वो लॉचस्टैड और मीसेन के पुराने चर्च रिकॉर्ड्स। हाँ, उनसे उनके परिवार और शुरुआती जीवन की झलक मिलती है। और फिर उनकी पढ़ाई, मीसेन के प्रिंस स्कूल और एर्लैंगन यूनिवर्सिटी के ब्यौरे। जी, और यहाँ तक कि मेसोनिक लॉज के साथ उनके जुड़ाव के दस्तावेज भी हैं। ये सब मिलकर एक ज्यादा कह सकते हैं बारीक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। ये खंड असल में एक पहेली के टुकड़ों जैसा है। शोधकर्ता इन्हें जोड़कर हैनीमैन के जीवन और काम की गहराई समझ सकते हैं। अच्छा। ये कोई रेखिक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि सीधे सबूत पेश करता है। होम्योपैथी की उत्पत्ति और उसके इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए ये बहुत अहम है। हालांकि ये जरूर है कि इसे समझने के लिए हिल की जो पहली किताब है उसका संदर्भ होना मददगार रहता है। सही कहा। तो चलिए इन दस्तावेजों को थोड़ा और क्या कहते हैं, खंगालते हैं। जी। एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि होम्योपैथी के विचार से पहले भी हैनीमैन स्वच्छता, सही खान पान और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य के इलाज पर जोर दे रहे थे। हाँ बिल्कुल, उस जमाने के हिसाब से सोचिए ये कितना आगे का विचार था। वाकई। और फिर आता है वो बड़ा मोड़ जब उन्होंने समानता के नियम यानी लॉ ऑफ सिमिलर्स की खोज की। हाँ, वो सिद्धांत की जो चीज स्वस्थ इंसान में लक्षण पैदा करे वही कम मात्रा में बीमार के उन्हीं लक्षणों का इलाज कर सकती है। एग्जैक्टली। इसी सिद्धांत ने होम्योपैथी की नींव रखी। और इसी खोज के बाद उनकी वो महत्वपूर्ण किताबें आई, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। जी, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत विस्तार से समझाए। और क्रॉनिक डिजीजेस भी। और यहीं पर वो दवाओं की बेहद सूक्ष्म खुराक माइन्यूट डोजेस का विचार आया। और वो पोटेंटाइजेशन की विधि, दवा को पतला करके और हिलाकर उसकी शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया। यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प और विवादास्पद होने लगती हैं, है ना? बिल्कुल। और विवादों की बात करें तो ये दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि उन्हें किस जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। अच्छा, किस तरह का विरोध? देखिए, जो स्थापित एलोपैथी डॉक्टर थे उन्होंने तो उन्हें सिरे से खारिज किया। फिर दवा विक्रेताओं अपोथेकेरीज के साथ उनका लगातार झगड़ा चलता रहा। वो किस बात पर? खासकर इस बात पर कि क्या हैनेमैन खुद अपनी दवाएं तैयार करके मरीजों को देने का अधिकार है। ये उनके दवा विक्रेताओं के पेशे और कमाई पर सीधी चोट थी। अच्छा, तो ये सब विचारों की लड़ाई नहीं थी, इसमें आर्थिक पहलू भी थे। बिल्कुल थे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पेशेवर सत्ता की लड़ाई थी, आर्थिक हितों की लड़ाई थी और चिकित्सा पर नियंत्रण की लड़ाई भी थी। यहाँ तक कि उनकी अपनी किताब ऑर्गन के 6ठे संस्करण को लेकर भी उनके अपने अनुयायियों में ही मतभेद और विवाद खड़े हो गए थे। कुछ पत्रों से पता चलता है। बाप रे। ये दस्तावेज उन संघर्षों की असलियत दिखाते हैं। पेशेवर चुनौतियों के साथ साथ ये दस्तावेज उनकी निजी जिंदगी की भी तो झलक देते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी शादियों का जिक्र है, खासकर उनकी दूसरी पत्नी मेलानी डी हवली का, जिनके साथ वो बाद में पेरिस चले गए थे। जी, और उनके बच्चों और करीबी सहयोगियों जैसे बोनिंगहाउसन और हेरिंग के साथ जो पत्राचार हुआ, उससे उनके रिश्तों और उनकी चिंताओं का भी पता चलता है। हाँ, मैंने पढ़ा कि एक पत्र में वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता जता रहे हैं। ये उन्हें सिर्फ एक विचारक नहीं बल्कि एक पिता के रूप में भी दिखाता है। सही बात है। और हाँ, इन दस्तावेजों में 1831 की हैजा महामारी के दौरान उनकी भूमिका का भी विवरण है। अच्छा, क्या किया था उन्होंने? जब उन्होंने कपूर जैसी दवाओं के इस्तेमाल की वकालत की थी, जो उस समय के पारंपरिक इलाजों से बिल्कुल अलग था। अच्छा, तो इन सब दस्तावेजों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या खास बात है इस खंड की? देखिए, मेरे हिसाब से इस खंड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमें सीधे स्रोत तक ले जाता है। उनके पत्र, रिकॉर्ड्स, दस्तावेज ये हैनीमैन का कोई महिमा मंडन नहीं करते, बल्कि एक जटिल इंसान दिखाते हैं।
उनकी प्रतिभा, उनके मजबूत इरादे वो सब तो है ही, लेकिन साथ ही उनकी मानवीय कमजोरियां, शायद कभी-कभी उनका जिद्दी स्वभाव भी। हाँ, एक संतुलित तस्वीर मिलती है। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि इसकी भाषा थोड़ी अकादमिक है और सीधे दस्तावेज पढ़ना आम पाठक के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर जो प्रामाणिकता है वो बेजोड़ है। तो कुल मिलाकर ये खंड हैनेमैन को सिर्फ होम्योपैथी के संस्थापक के तौर पर नहीं दिखाता, नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता है जिसने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी, समग्र स्वास्थ्य की बात बहुत पहले की और जिसके विचारों ने जबरदस्त बहस और विरोध पैदा किया। हाँ। और ये सब उनके अपने दस्तावेजों से सामने आता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है, जो शायद आज भी उतनी ही जरूरी है। क्या? हैनेमैन ने अपनी विधियों का, अपने तरीकों का बहुत बारीकी से दस्तावेजीकरण किया। जैसे दवाओं को पीस कर तैयार करने की प्रक्रिया, जिसे ट्रिचुरेशन कहते हैं, हाँ, उन्हें घोलने की प्रक्रिया यानी डाइल्यूशन, और यहाँ तक कि उनकी वो विवादास्पद सूंघने वाली खुराक, ऑल्फैक्शन की विधि भी। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नए विचार कैसे जन्म लेते हैं, वो अपने समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल में कैसे संघर्ष करते हैं और उन्हें कैसे स्वीकारा जाता है या नकारा जाता है। सही बात है। जो स्थापित चिकित्सा व्यवस्था होती है, जिसे हम मान्य पद्धति कहते हैं, उसको आकार देने में परंपरा, सत्ता और आर्थिक हितों की कितनी भूमिका होती है, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हैनेमैन के समय में था। ये सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है।